गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे शॉक के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि शॉक क्या है। शॉक मतलब सर्कुलर सिस्टम का फेलियर है, जिसके कारण से जो सेल का ऑक्सीजन का डिमांड है और जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो फेल हो गया है। मतलब जितना ऑक्सीजन बॉडी डिमांड कर रही है उतना बॉडी को मिल नहीं रहा है। ये कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। अब शॉक समझने से पहले उसका पैथोफिजियोलॉजी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर इस कंसेप्ट को समझना मुश्किल है और चीज़ों को याद रखना मुश्किल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम केवल फिजियोलॉजी समझेंगे और शॉक में क्या चेंजेस आते हैं उसकी पैथोलॉजी समझेंगे। सब्सिक्वेंट पार्ट में टाइप ऑफ शॉक, उसका मैनेजमेंट, उसके सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत बेसिक से करते हैं, क्योंकि बेसिक से समझेंगे तभी आगे की चीज़ें समझेंगे। तो समझते हैं कि ये हार्ट है। हार्ट में हम देखते हैं कि राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना केवा हेड नेक फेस को ड्रेन करती है और नेक के नीचे के सारे पोर्शन का जो वेनस ड्रेनेज है वो इंफीरियर वेना केवा से आता है। ये राइट एट्रियम में आने के बाद में राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो ब्लड है ये जाता है लंग्स की तरफ। अब जब ये ब्लड राइट साइड में जो आ रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड। क्यों है? क्योंकि जो बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर लिया है और फिर से ऑक्सीजन उसमें भरने के लिए ये वापस से हार्ट के पास में आया है। तो इसमें हम देखेंगे कि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी ने यूटिलाइज कर दिया है और ये फिर से ऑक्सीजन भरने के लिए ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आ रहा है। तो यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आएगा और राइट साइड से ये जाएगा लंग्स की तरफ। अब लंग्स में क्या होता है? लंग्स में जो हम देखते हैं कि समझो ये लंग्स की अल्वियोला है और उसके पास में कैपिलरीज होते हैं। तो लंग्स से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है और जो ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर आ जाता है, जिसे हम एक्सेल कर लेते हैं। तो लंग्स में हमने देखा कि अल्वियोला से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोला में वापस आएगा, जो एक्सेल हो जाएगा। और ये ब्लड फिर वापस आता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। और जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ये वापस आता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो इसमें ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसे एक्सेल कर चुकी होती है। तो ऐसा ब्लड जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वो लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा में पंप होता है। अब एओर्टा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है और पूरे बॉडी में जाते वक्त वो शरीर के हर एक छोटे छोटे सेल तक पहुंचता है। अब सेल्स तक पहुंचने के पहले एओर्टा छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड होता है। पहले मेजर आर्टरीज में डिवाइड होगा, फिर स्मॉलर आर्टरीज, फिर आर्टेरियोल्स और लास्ट में वो कैपिलरीज में डिवाइड होगा। अब ये कैपिलरीज में जब ये डिवाइड होता है तो ये कैपिलरीज जो बॉडी के सेल्स है वहां तक पहुंचता है। ब्रेन से लेके स्किन तक के ईच एंड एवरी जो सेल्स है बॉडी में उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है और मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो थ्रू ये कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड सेल तक के पहुंचता है। अब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जब ये ब्लड सेल तक के पहुंचता है तो यहां पे हमने देखा कि ये ऑक्सीजन सेल को देता है और सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां से ब्लड वेसल में फिर से आता है। तो जैसे जैसे ब्लड सेल के पास से गुजरेगा, सेल उसके अंदर से ऑक्सीजन खींच लेगा और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है उसको वापस से ब्लड में भेज देगा, ताकि ब्लड उसे लंग्स तक ले जाए और बाद में वहां से वो एक्सेल हो जाए। तो अगेन यहां से जो ब्लड आ रहा है ये आर्टेरियोल्स जो कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे हैं वो ब्लड सेल को दे रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और जैसे ही उसके वेन्यूल्स बनते हैं और वेन्यूल्स जब आगे जाके मेजर वेन्स में ड्रेन होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि सेल ने उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया। अब ये जो ऑक्सीजन सेल यूटिलाइज कर रही है उसका मेजर काम है एटीपी जनरेट करना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये
बॉडी की करेंसी है। कोई भी प्रोसेस अगर करनी है तो उसके लिए एटीपी की जरूरत होती है, और अगर एटीपी नहीं है तो बॉडी काम नहीं कर सकती, है ना। जैसा हर चीज के लिए हमको करेंसी चाहिए, पैसे चाहिए, वैसे ही बॉडी के हर काम के लिए हमको एटीपी चाहिए होता। साथ ही जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि जो एटीपी है, एटीपी के सहारे से सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम करता है, जो सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम रखता है और पोटेशियम की मात्रा को ज्यादा रखता है। जबकि सेल के बाहर हमने देखा है कि सोडियम ज्यादा रहता है और पोटेशियम कम रहता है। तो अगर एटीपीज जनरेट नहीं हुए तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फेल हो जाएगा, और जो ये सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस सेल के अंदर और सेल के बाहर है वो कम हो जाएगा, और ये कम होने के कारण हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सोडियम जमा हो जाएगा। दूसरा जो हमने समझा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर समझो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुआ तो एटीपी जनरेट करने के लिए बॉडी अल्टरनेट पाथवे, जिसे हम कहते हैं अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अगर किसी कारण से आपका ऑक्सीजन ब्लड तक के नहीं पहुंचा तो एज अ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एटीपीज को मेंटेन करने के लिए बॉडी अल्टरनेट पाथवे जनरेट करती है, जिसको कहते हैं अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। इस अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है ना। तो जब भी ऑक्सीजन कम होगा अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में बॉडी जाएगी, बॉडी लैक्टिक एसिड जनरेट करेगी। अभी लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिड है, बॉडी को हार्मफुल है, तो बॉडी उसको तुरंत कन्वर्ट कर देती है लैक्टेट में। तो जब भी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा, सेल के पास में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, बॉडी अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म करेगी और लैक्टेट बॉडी में बढ़ जाएगा। तो लैक्टेट इनडायरेक्ट मार्कर है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम आ रहा है। इधर में एक जो कंसेप्ट हमको समझना है कि जब भी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है तो लंग्स में ये जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रहा है ये दो तरीके से रहता है। एक तो डिजोल्व ऑक्सीजन है जो ब्लड के अंदर डिजोल्व रहेगा, और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है जो हीमोग्लोबिन को बाइंड है। तो जो हमने देखा है कि एक हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं, मतलब 1 Hb मैक्सिमम हमने देखा कि 4 O2 के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। तो जब सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मतलब पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाते हैं, तब हमने देखा है कि उसका जो SaO2 है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड का रहता है वो 100% रहता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स में ऑक्सीजन होने के बाद में लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आया। अगर एओर्टा में आने के बाद में वो डिफरेंट आर्टेरियल्स के थ्रू बॉडी को सप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास आर्टेरियल लाइन लगी हुई है और उसमें से अगर आपने ब्लड निकाला तो वो 100% सैचुरेशन दिखाएगा, अगर सारी चीजें ठीक चल रही है, अगर हर हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हुए हैं। तो जैसा हमने समझा कि ये 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन वाला ब्लड सेल तक पहुंचा कैपिलरी के थ्रू, और फिर उसने ऑक्सीजन ले लिया। तो अगर सब चीजें ठीक चल रही है, सारी चीजें ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो जो 100% है उसमें से सिर्फ 25% ही बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, बाकी का ऑक्सीजन वैसे ही शरीर वापस भेज देता है। तो जैसे अगर यहाँ पे आपका 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो सेल ने 25% यूज कर लिया, बॉडी के पूरे सेल्स ने, सिंगल सेल हम सस्पेक्ट ये नहीं कर रहे यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी के सारे सेल्स को। तो यहाँ से 100% ऑक्सीजन आया, सैचुरेशन ऑक्सीजन आया, यहाँ पे हमने देखा कि 25% ही सेल को जरूरत है, पूरे बॉडी को जरूरत है। तो यहाँ पे जब ये वेनस रिटर्न के थ्रू पहुंचता है आईवीसी में और सुपेरियर वेना कैवा में, तो ये 75% इसका सैचुरेशन होता है। सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन जो होता है वो 75% के करीब होता है। तो अगर आइडियली हम देखना चाहते हैं कि बॉडी के जो सेल्स हैं वो कितना % ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर हम आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें और वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें, सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो वो 75% के करीब हमने देखना चाहिए। अगर ये 75% ऑफ ऑक्सीजन है मतलब सब चीजें ठीक चल रही है। जितना ऑक्सीजन आप भेज रहे हैं 100%, उसमें से 25% में ही सेल अपना काम
कर रहे हैं और बचा हुआ जो ब्लड वापस आ रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट में वो 75% सैचुरेशन है। अब ये चीज हमको समझना है कि ये आईवीसी में है, तो आईवीसी का ब्लड यहां से जा रहा है, सुपीरियर वेना का ब्लड यहां से जा रहा है, दोनों मिक्स होके यहां आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है। तो आइडियली अगर आपको मिक्स वेनस सैचुरेशन देखना है, मतलब हमको देखना है कि टोटल बॉडी का सेंट्रल वेनस सैचुरेशन कितना है, तो आपको एक कैथेटर डालना पड़ेगा जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा से आएगा और यहां से आके वो पल्मोनरी आर्टरी में उसका टिप रहना चाहिए। तभी आपको सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से आने वाले ब्लड को मिक्स होके उन दोनों का ब्लड का सैचुरेशन कितना है वो पता चलेगा। इसको कहते हैं सैचुरेशन ऑफ मिक्स वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये कहां से मिलेगा आपको? पल्मोनरी आर्टरी के टिप में जब आपका कैथेटर रहेगा जिससे आप ब्लड निकालोगे तो आपको ये मिक्स वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलेगा। पर ये थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पे कैथेटर को पहुंचाना। हम रूटीनली क्या करते हैं, हम एक कैथेटर छोड़ देते हैं सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के जंक्शन पे, जो इंटरनल जुगुलर वेन से डालते हैं, सबक्लेवियन वेन से डालते हैं। उसका टिप हमने देखा कि सुपीरियर वेना केवा और जो राइट एट्रियम इसके जंक्शन पे होता है। तो यहां से भी अगर आपने ब्लड निकाला तो भी ये सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन दे सकता है ना, सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन दे सकता है, और वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो मिक्स वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन के करीब होता है। इसका मतलब है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो हम सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं इंटरनल जुगुलर या सबक्लेवियन वेन से, अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आप देख ले और वो अगर 75% के करीब है, मतलब आपके जो सेल्स है वो बराबर से काम कर रहे हैं, वो बराबर से ऑक्सीजन खींच रहे हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली फुलफिल हो रही है। जब हम शॉक का मैनेजमेंट देखते हैं तो उसमें ये चीज को मॉनिटर करते हैं। अगर समझो किसी कारण से ये ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो तो आपने 100% कर दिया है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देके और सारी चीजें करके, लेकिन समझो ब्लड यहाँ तक के पहुंच ही नहीं रहा है ना, जिसे हम कहते हैं शॉक में है, पेशेंट शॉक में है, इसका ऑक्सीजन यहाँ तक के इसका जो सर्कुलेशन है वो पुअर है, तो क्या होगा, ये ब्लड ज्यादा समय तक के यहीं पे रहेगा, वो आगे से जल्दी से तेजी से वापस राइट साइड ऑफ द हार्ट में नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण से जो सेल्स है वो ज्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। या फिर किसी कारण से अगर ये सेल का मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो आर्टेरियल ब्लड आ रहा है उसमें से ड्रॉ कर लेगा, और उसके कारण से जो आपका ये 75% सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो कम होके हम देखेंगे कि 70%, 60%, 65% या 50% तक के कम हो सकता है। तो ये अगर कम आ रहा है, इसके दो कारण हो सकते, एक तो ये सेल ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना। क्यों ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि इसका मेटाबॉलिक डिमांड ज्यादा है, या फिर दूसरा जो आपका सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है, जिसके कारण से ज्यादा समय तक के ब्लड सर्कुलेशन में रह रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये सेल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर आर्टेरियल लाइन नहीं है और सिर्फ आपका ये सैचुरेशन कम आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो सेंट्रल आर्टेरियल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वही कम है। तो ये दोनों तीनों सिचुएशन में ये जो सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये कम हो जाएगा। एक कंडीशन कुछ ऐसी भी रहती है जिसमें हम समझते हैं कि ये 100% है यहाँ पे और यहाँ पे 75% से ज्यादा है, कभी कभी 80% भी है, लेकिन लैक्टेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। अगर लैक्टेट का लेवल बढ़ा हुआ है और हमने देखा कि लैक्टेट अनेरोबिक मेटाबॉलिज्म में होता है, दैट मीन्स यहाँ पे अनेरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, शॉक आ रहा है, लेकिन सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है, दैट मीन्स ये सेल ने जितना ऑक्सीजन लेना चाहिए वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सेल का फंक्शन हैम्पर हो गया है ना। तो सेलुलर डिसफंक्शन हुआ है, दैट मीन्स इरिवर्सिबल स्टेज में बॉडी जा रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर सीपीआर लगा है, इमीडिएटली मैसिव सीपीआर लगा और उसके बाद में हार्ट रिवाइव हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है लेकिन लैक्टेट का लेवल भी बहुत ज्यादा है ना। सिमिलरली अगर समझो सेप्टिक शॉक है
तो सेप्टिक शॉक में भी ब्लड डाइवर्ट होता है और सेल का जो मशीनरीज है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, जिसके कारण से सेल ऑक्सीजन नहीं खींच पाता और सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ से आता है और यहाँ से ब्लड में से सेम कंटेंट यहाँ तक के पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी लैक्टेट बहुत ज़्यादा है। एक और पॉसिबिलिटी है कि लैक्टेट बढ़ने का कारण कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लैक्टिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो इसके कारण में जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसमें भी किसी और कारण से लैक्टेट बढ़ता है। इट इज नॉट अ साइन ऑफ हाइपोक्सिया, वो हाइपोक्सिया के कारण नहीं बढ़ा है, वो मेटाबॉलिज्म के जो एरर्स है उसके कारण से लैक्टेट बढ़ा है। तो ये 2-3 कंसेप्ट हमको समझना है। ये जो इंक्रीज डिमांड जो हमने सोचा था कि इंक्रीज डिमांड किस कारण से है, जिसके कारण से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा है, उसका एग्जांपल है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में बॉडी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है और जिसके कारण से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करती है। हर सेल स्ट्रेस में होता है जिसके कारण से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है, जिसके कारण से जो बॉडी जो सेल्स है वो ज्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसमें लैक्टेट भी बढ़ सकता है और उसमें हमने देखा कि सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन भी फॉल हो सकता है। एक और कंसेप्ट जो हमको समझना जरूरी है कि जो ये आर्टेरियोल्स हमने देखे कि एओर्टा में से उसके मेजर आर्टरीज में डिवाइड हुए, फिर स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड हुए, फिर आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुए और उसके बाद में वो कैपिलरीज में डिवाइड हुए। इसका जो प्रेशर है जो ब्लड को आगे धकेल रहा है वो है मीन आर्टेरियल प्रेशर, है ना। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ये एवरेज है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। तो ये मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो ब्लड को कैपिलरीज के थ्रू पुश कर रहा है और जो फ्लो वेन्यूल्स में से वेन के अंदर जा रहा है उसको जो प्रेशर के अगेंस्ट जाना है वो है सेंट्रल वेनस प्रेशर, सीवीपी। तो अगर समझो ये वेन्स तैयार होके जा रहे हैं आईवीसी में, आईवीसी जाएगा राइट एट्रियम में। अगर राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ा हुआ जो प्रेशर है वो रिफ्लेक्ट होगा इंफीरियर वेना कैवा से, फिर इंफीरियर वेना कैवा से जो छोटे छोटे वेन्स है उसके अंदर और फिर वेन्यूल्स के ऊपर। तो वेन्यूल्स को अगेंस्ट उस प्रेशर के ब्लड को पुश करना है, उसको आगे धकेलना है। तो अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर आपके सीवीपी से काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है तो वो पुश कर पाएगा, है ना, और ये ब्लड अच्छे से इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये सीवीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया तो जो ब्लड का फ्लो है आर्टेरियोल से वेन्यूल की तरफ वो हैम्पर हो जाएगा, उसमें स्टैसिस आ जाएगा और बहुत देर तक के ब्लड इसी सर्कुलेशन में हैम्पर रहेगा, जिसको माइक्रो सर्कुलेशन कहा जाता है। वहां पे ब्लड फंस जाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन में स्टैसिस हो जाएगा, जिसके कारण से जो सेल्स है बहुत देर तक के ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन है वो कम होगा, है ना। तो एक चीज हमको जो मॉनिटर करनी है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर ये दोनों मेंटेन रहने चाहिए। जो भी मेजर्स आप शॉक को रिवर्ट करने के लिए कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा बढ़ना चाहिए, सेंट्रल वेनस प्रेशर नहीं। अगर आप फ्लूइड दे रहे हैं तो फ्लूइड में मीन आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा बढ़ना चाहिए, सेंट्रल वेनस प्रेशर नहीं। अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू मीन आर्टेरियल प्रेशर, दैट मीन्स आपका जो सेंट्रल प्रेशर है उसमें जो फ्लूइड है वो रिटेन कर रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस ज्यादा है, आपका फ्लूइड काम नहीं कर रहा है, आपको आइनोट्रॉप की तरफ जाना है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो डिसाइड करता है कि परफ्यूजन प्रेशर क्या है। परफ्यूजन प्रेशर मीन्स यहां से ये ब्लड इस तरफ कैसे सरकेगा और सेल को बराबर से ऑक्सीजन और सारी चीजें कैसे मिलेगी, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो परफ्यूजन प्रेशर का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर।